Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही हमें इस तरह की गहन सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ऐसे ही उपयोगी विश्लेषण लाते रहें, तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार जरूर करें। तो आज हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बहुत ही फैसिनेटिंग दौर में, राजा हर्षवर्धन का समय। ये वो टाइम था जब महान गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक तरह का पावर वैक्यूम था, एक राजनीतिक खालीपन। बिल्कुल। और 7वीं शताब्दी का यह दौर मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बीच एक पुल की तरह है। इस दौर को समझना मतलब ये समझना कि भारत का सामंती यानी फ्यूडल स्ट्रक्चर कैसे विकसित हुआ, और जो बात इसे खास बनाती है वो है हमारे पास मौजूद स्रोत। हमें किसी अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। हमारे पास दो जबरदस्त गवाह हैं। एक है बाणभट्ट, हर्ष के दरबारी कवि, जिनकी रचना हर्षचरित है, जो थोड़ी नाटकीय जरूर है पर जानकारी से भरपूर है। और दूसरे हमारे स्टार विटनेस, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग। उन्होंने यहाँ 15 साल बिताए और जो देखा वो सब लिख दिया। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम आर.एस. शर्मा की किताब प्राचीन भारत के अध्याय 22 को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर्ष ने उस बिखरे हुए उत्तर भारत को एक कैसे किया। उनका साम्राज्य चलाने का तरीका मौर्यों से इतना अलग क्यों था, और वेनसांग की आंखों से उस समय का भारत असल में दिखता कैसा था। बौद्ध धर्म और दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी नालंदा की भी बात करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? गुप्तों के जाने के बाद तो उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों का एक पजल बन गया था, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। आपने बिल्कुल सही माहौल बताया। उस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच आज के हरियाणा के थानेसर में एक राजवंश सिर उठा रहा था। कहानी की शुरुआत किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन राजा थे। बंगाल के ताकतवर शासक शशांक ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। अब सोचिए, राज परिवार संकट में है, सिंहासन खाली है, और ऐसे में सिर्फ 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ती है। सिर्फ 16 साल की उम्र में? बाणभट्ट ने हर्षचरित में इसी दौर का बहुत काव्यात्मक और नाटकीय वर्णन किया है। उन्होंने न केवल अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई, बल्कि उस बिखरे हुए उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाने का बीड़ा भी उठाया। तो उनका ये अभियान कहाँ तक सफल रहा? काफी हद तक सफल रहा। अगले कई सालों तक वो लगातार युद्ध करते रहे। उन्होंने पंजाब से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक लगभग पूरे उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने अपनी राजधानी भी थानेसर से कन्नौज शिफ्ट कर ली, जो उस समय गंगा के किनारे एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक केंद्र बन चुका था। इसी विशाल साम्राज्य की वजह से उन्हें सकुलोत्तरा पथनाथ की उपाधि मिली, जिसका मतलब है समस्त उत्तरी पथ का स्वामी। समस्त उत्तरी पथ का स्वामी? ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। तो क्या उत्तर भारत को जीतने के बाद उन्होंने दक्षिण की ओर भी देखा? जाहिर है, एक महत्वाकांक्षी शासक ऐसा ही करता। उत्तर में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद हर्ष ने अपनी सेनाओं को नर्मदा नदी के पार दक्षिण की ओर मोड़ दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। दक्षिण में उनका सामना एक और महाशक्तिशाली राजा से हुआ, चालुक्य वंश के पुलकेशी द्वितीय। हाँ, और ये भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उस समय उत्तर और दक्षिण में शक्ति का संतुलन कितना बराबर का था। बिल्कुल। नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष की सेना को रोक दिया और उन्हें हरा दिया। इस एक हार ने हर्ष के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा हमेशा के लिए तय कर दी। दिलचस्प बात यह है कि हमें इस जीत का जिक्र खुद पुलकेशी के ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जहां वो बड़े गर्व से बताते हैं कि कैसे उन्होंने हर्ष यानी आनंद से भरे हर्षवर्धन को युद्ध के मैदान में वी हर्ष यानी आनंद रहित कर दिया था।
ये तो कमाल की जानकारी है। तो ठीक है, साम्राज्य तो बन गया, लेकिन इतने बड़े और विविध साम्राज्य को चलाना तो और भी मुश्किल काम रहा होगा। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यों की तरह सेंट्रलाइज थी, जहां हर फैसला राजधानी से होता था? नहीं, और यहीं पर हमें प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत की तरफ का सबसे बड़ा बदलाव दिखाई देता है। हर्ष का प्रशासन मौर्यों की तुलना में बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड था। इसे हम प्रोटो फ्यूडल या सामंती व्यवस्था की शुरुआत कह सकते हैं। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएं। विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है और इसका असर क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राजा सीधे हर गांव या प्रांत पर शासन नहीं कर रहा था। उसके नीचे कई छोटे छोटे राजा और सामंत थे जो अपने अपने इलाकों में शासन करते थे। वो हर्ष को टैक्स देते थे और जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद भी, लेकिन अपने आंतरिक मामलों में वो काफी हद तक स्वतंत्र थे। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि सरकारी अधिकारियों को नकद वेतन देने की प्रथा लगभग खत्म हो रही थी। उसकी जगह उन्हें भूमि अनुदान यानी जमीन के टुकड़े दिए जाने लगे। अच्छा, तो कैश की जगह जमीन, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था, ये तो सत्ता का पूरा कैरेक्टर ही बदल रहा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ पेमेंट का तरीका नहीं था। जब एक अधिकारी को जमीन मिलती थी तो वो सिर्फ राजस्व नहीं वसूलता था, धीरे धीरे वो उस इलाके का शासक जैसा बन जाता था। शक्ति का केंद्र राजा के खजाने से खिसक कर दूर दराज के इलाकों में जमीन रखने वाले इन सामंतों के हाथों में जा रहा था। इसी व्यवस्था ने धीरे धीरे उस सामंतवाद को मजबूत किया जो अगले कई 100 सालों तक भारतीय राजनीति और समाज की हकीकत बना रहा। अब ये तो बहुत अजीब है। एक तरफ इतना बड़ा साम्राज्य और दूसरी तरफ डाकुओं का डर। ह्वेनसांग के साथ जो हुआ उससे उस समय की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या सवाल उठते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और उस दौर के विरोधाभास को दिखाता है। ह्वेनसांग के अनुसार कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यात्रा करना, खास तौर पर सुनसान रास्तों पर, असुरक्षित था। उनका खुद का सामना कई बार डाकुओं से हुआ। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि अपराधों के लिए सजा बहुत कठोर थी। गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास या नाक, कान, हाथ काटने जैसी सजाएं दी जाती थीं। लेकिन इसके बावजूद अपराध कम नहीं थे। ये दिखाता है कि शायद केंद्रीय सत्ता की पकड़ स्थानीय स्तर पर उतनी मजबूत नहीं थी। तो कानून व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, और ये बात हमें किसी भारतीय दरबारी कवि से नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े चश्मदीद गवाह ह्वेनसांग से पता चलती है। वो यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने यहाँ के समाज के बारे में और क्या-क्या देखा? ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे। उनका मुख्य मिशन था बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को इकट्ठा करना और ज्ञान के उस महासागर यानी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना। लेकिन उनकी जिज्ञासा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थी, वो एक बेहतरीन पर्यवेक्षक थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा, शहर, गांव, लोग, रीति रिवाज, उसे अपनी डायरी सीयू की यानी पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड में दर्ज किया। आज ये किताब उस युग को समझने के लिए सोने की खान जैसी है। उन्होंने समाज के बारे में क्या खास बातें नोट की, खासतौर ऐसे बदलाव जो उस दौर में हो रहे थे? उन्होंने कई बड़े बदलावों को दर्ज किया। जैसे उन्होंने देखा कि मौर्य और गुप्त काल के महान शहर जैसे पाटलिपुत्र और वैशाली अब अपनी चमक खो रहे थे, वो पतन की ओर थे। वहीं दूसरी तरफ गंगा के किनारे बसे प्रयाग मतलब इलाहाबाद और कन्नौज का महत्व आसमान छू रहा था। कन्नौज तो हर्ष के साम्राज्य का नया नर्व सेंटर बन चुका था। अच्छा। और सामाजिक संरचना पर उनकी टिप्पणी तो और भी दिलचस्प है, खासकर वर्ण व्यवस्था को लेकर। वो लिखते हैं कि शूद्रों को अब कृषक यानी एग्रीकल्चरिस्ट्स कहा जाने लगा था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था उनकी पुरानी भूमिका से, जहां उनका काम सिर्फ बाकी 3 वर्णों की सेवा करना माना जाता था। ये दिखाता है कि समाज में आर्थिक भूमिकाएं बदल रही थीं और वर्ण व्यवस्था शायद पहले जितनी कठोर नहीं रह गई थी, कम से कम आर्थिक स्तर पर। मतलब आर्थिक स्तर पर लकीरें थोड़ी धुंधली हो रही थी, लेकिन क्या समाज में सब कुछ अच्छा था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ह्वेनसांग ने अस्पृश्यता यानी अनकचेबिलिटी जैसी कुप्रथा के बारे में भी साफ साफ लिखा है। उन्होंने बताया है कि कैसे कसाई, मछुआरे, जल्लाद जैसे समुदायों को शहर की दीवारों के बाहर रहना पड़ता था, और जब वो शहर में आते थे
तो उन्हें जोर से आवाज लगानी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग उनसे दूर हट सकें। तो समाज में एक तरफ कुछ सकारात्मक बदलाव थे, तो दूसरी तरफ ये गहरी सामाजिक बुराइयां भी मौजूद थीं। समाज की बात हुई, अब जरा धर्म और संस्कृति को देखते हैं। हर्ष की अपनी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं? क्या वो जन्म से ही बौद्ध थे? नहीं, हर्ष के पूर्वज सूर्य और शिव के उपासक थे और शुरुआती जीवन में हर्ष भी एक कट्टर शैव थे। लेकिन धीरे धीरे, और इसमें ह्वेनसांग से उनकी मुलाकात का भी बड़ा हाथ था, उनका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया। पर सबसे खास बात ये थी कि वो एक बेहद सहिष्णु शासक थे। ऐसा नहीं था कि बौद्ध बनने के बाद उन्होंने दूसरे धर्मों को नीचा दिखाया हो। वो राजकीय समारोहों में शिव, सूर्य और बुद्ध तीनों की एक साथ पूजा करते थे। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का बेहतरीन उदाहरण है। और उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में बहुत बड़ी-बड़ी सभाएं आयोजित की थीं, जिनका जिक्र इतिहास में बहुत होता है। वो क्या थी? हाँ, ये सभाएं उनकी धार्मिक नीति और उदारता का सार्वजनिक प्रदर्शन थी। कन्नौज की सभा तो खास तौर पर ह्वेनसांग के सम्मान में और महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें 20 से ज्यादा राजा और हजारों विद्वान शामिल हुए थे। और प्रयाग में तो हर 5 साल में महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। ये एक अविश्वसनीय घटना थी। अविश्वसनीय क्यों? ऐसा क्या होता था वहां? कल्पना कीजिए, गंगा और यमुना के संगम पर एक विशाल मेला लगा है और राजा हर्ष 5 साल में जमा की गई अपनी पूरी संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कपड़े, सब कुछ दान कर देते हैं। ह्वेनसांग लिखते हैं कि अंत में उनके पास पहनने के लिए अपने वस्त्र भी नहीं बचते थे और वो अपनी बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र मांगकर पहनते थे। ये उनकी उदारता और राज्य की समृद्धि दोनों का एक अद्भुत प्रदर्शन था। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। और आखिर में उस जगह की बात करते हैं जिसके लिए ह्वेनसांग इतनी दूर से भारत आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय। हर्ष के समय में उसकी क्या स्थिति थी? नालंदा उस समय अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर था। वो सिर्फ एक भारतीय विश्वविद्यालय नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण केंद्र था। ह्वेनसांग बताते हैं कि वहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र थे, जो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से आते थे। वहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि वेद, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और गणित भी पढ़ाया जाता था। और इतने बड़े संस्थान का खर्च कैसे चलता था? यहीं पर हर्ष जैसे राजाओं की भूमिका आती है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का राजस्व दान में दिया हुआ था। इन गांवों से जो भी टैक्स आता था वो सीधा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए जाता था, जिससे वहां के छात्रों और शिक्षकों के रहने, खाने और पढ़ने की व्यवस्था मुफ्त में होती थी। ये ज्ञान और शिक्षा के प्रति उस युग के समर्पण का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हर्ष का युग गुप्तों के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौर था। लेकिन साथ ही ये एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत भी थी जो धीरे धीरे सामंती होती जा रही थी, जिसने आगे चलकर मध्यकाल के भारत की नींव रखी। बिल्कुल, हर्ष सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो कला और साहित्य के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने खुद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाम के 3 प्रसिद्ध नाटक संस्कृत में लिखे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनका पूरा साम्राज्य उनकी व्यक्तिगत क्षमता और करिश्मे पर टिका हुआ था। कोई मजबूत प्रशासनिक ढांचा नहीं था जो उनके बाद भी चल सके। यही वजह है कि 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बिना किसी योग्य उत्तराधिकारी के उनका विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और उत्तर भारत में एक बार फिर से वही राजनीतिक विखंडन और अराजकता का दौर शुरू हो गया, जिसे खत्म करने के लिए हर्ष ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। आज की इस गहन चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। प्रश्न ये है कि हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली और व्यक्तिगत प्रतिभा वाले शासकों द्वारा बनाए गए साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद इतनी जल्दी क्यों बिखर जाते थे, जबकि कौटिल्य जैसी ठोस प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित मौर्य साम्राज्य जैसी संरचनाएं ज्यादा स्थायित्व का लक्ष्य रखती थीं। ये उस युग में शक्ति के व्यक्तिगत स्वभाव और एक संस्थागत व्यवस्था के बीच के अंतर के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हर्षवर्धन के काल का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सहयोग दें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.